हाँ जी स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके पीछे का रीजंस और सारी चीज़ें बता दूंगा कि सैलरी चैप्टर जो है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट है हमारा, मतलब कि 5 हेड है, 5 हेड में से ये सेकंड हेड है, कह सकते हो आप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है ना। अब सर पहले वाली क्लासेस जो थी सैलरी की, फ्राइडे को मैं सैलरी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। इतने 10 ईयर ले लोगे और 10 ईयर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को करोगे। तो फ्राइडे मैं 10 ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है, इतने आप प्रैक्टिस भी कर लोगे। फ्राइडे रख लेते हैं और 2 दिन हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्राइडे और संडे मैं सैलरी के क्वेश्चंस को कराऊंगा। आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी। अब सर इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले इससे पीछे कुछ आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स जब भी पढ़ोगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक वाली चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। बेसिक वाली चीज़ें नहीं आती, जो कि चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन के नाम से, अगर वो आ जाता है तो आप कर पाओगे। अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती रहेंगी। चलिए आइए तो सर चैप्टर क्या है और कैसे करना है, नहीं करना है, पहले हम बेसिक कोर थीम समझेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब आपके सामने जैसे आप इमेज देख रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब घर। अब इस घर से जो आपको किराया आएगा, जो इस घर से आपको, सिंपल सी बात है, जो कि आप रेंट रिसीव करोगे, इस रेंटल इनकम पे सरकार टैक्स लगाएगी। और इस रेंट पे जब टैक्स लगाएगी तो अब घर भी आपके बहुत टाइप के होते हैं। कुछ घर आपके ऐसे हैं जो कि आपने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किराए पे, मतलब दुकान पे रेंट दे दिया है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपने रहने के लिए दे रखा है। कुछ आपके ऐसे भी घर हो सकते हैं जिसमें आप खुद ही रह रहे हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 से 3 मकान हैं और सब में बोल रहे हो कि आप ही रह रहे हो। तो सरकार का इस चैप्टर को लाने का एक ही पर्पस था कि किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा घर ना हो। पहला एक उनका ये पर्पस था कि ज़्यादा घर ना हो उसके पास। दूसरा, अगर वो रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो उस रेंटल इनकम पे भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भी वो भी इनकम का सोर्स है। रियल लाइफ के अंदर हम बात करें तो रियल लाइफ के अंदर रेंटल इनकम जहाँ छोटे मोटे एरिया है वहाँ कैश में रिसीव हो जाता है, तो वहाँ पे टैक्स का इसका इम्प्लीमेशन होता नहीं, अगर किसी का होगा। बाकी नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल लाइफ के अंदर आपके जो बड़े एरिया हैं जहाँ पे कई लाखों में टैक्स होता है, हजारों में टैक्स होता है, 50,000 60,000, वहाँ पे इस पे टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैं कह रहा था कि सिंपल हम सीखेंगे जो इससे रेंटल वैल्यू आएगा। रेंटल वैल्यू किससे आएगा? हमारा घर से आएगा। ठीक है ना। रेंटल वैल्यू किससे आने वाला है? हमारा घर से आने वाला है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या डेफिनेशन कहता है। इसके अंदर जो हम सीखेंगे सेक्शन, वो सेक्शन सीखेंगे हम लगभग सेक्शन 22 से हमारा स्टार्ट होगा और सेक्शन 27 तक हमारा चलने वाला है। ये 5 सेक्शन इसके अंदर हम कवर करेंगे, यानी 22 23 24 25 26 27 6 सेक्शन हो गए। 6 सेक्शन को कवर करेंगे, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 23 रहने वाला है हमारा। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले चार्जेबिलिटी। सर चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किस किस के ऊपर ये लगेगा। अब हाउस प्रॉपर्टी से ना कई मन में ख्याल आते हैं कि ये भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आपके पास सिर्फ और सिर्फ जमीन है, ठीक है, प्लॉट है, और उस प्लॉट पे आपने टेंट वाले को दे दिया कि भैया तुम यहाँ पे, आपने कई बार देखा होगा आज के टाइम पे जो खाली जगह होती है तो कई बार टेंट वाले वहाँ पे टेंट लगाते हैं और उसके भी हमें किराए मिलते हैं। तो वो भी तो एक जमीन से रेंट ही आ रहा है, तो क्या उसे हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर किया जाए? कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने एक घर एक किराएदार को दिया और उस किराएदार ने और आगे फर्दर किसी किराएदार को दे दिया, सब लेटिंग होता है, क्या ये इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी में आना चाहिए? तो यानी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम का समझना पड़ेगा कि कब आप एक्चुअल हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आओगे। तो डेफिनेशन से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि भैया द एनुअल वैल्यू, सबसे बड़ी पॉइंट है कि द एनुअल वैल्यू। तो आपको एनुअल वैल्यू तब तक मैं समझा नहीं पाऊंगा जब तक कि मैं सेक्शन 23 को अच्छे से नहीं समझा देता, जो कि हम बाद में समझेंगे। क्या कहता है कि एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू जो होगा उसी के ऊपर आपको टैक्स, उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लायबिलिटी निकलेगा। कंसिस्टिंग एनी बिल्डिंग, जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग हुआ, एनी बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों से है।
इसलिए यहाँ पे एनी बिल्डिंग बोल दिया गया। तो कोई भी बिल्डिंग हो, आपने घर किराए पे कमर्शियल के लिए दे रखा हो, रेजिडेंट यानी दुकान के लिए दे रखा हो, रहने के लिए दे रखा हो, तो इससे रेंटल इनकम आएगा तो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद कहता है लैंड अपर्टेंट देयर टू। लैंड अपर्टेंट देयर टू का मतलब क्या होता है हम आगे भी देखेंगे, जैसे कि ऐसे जमीन जो कि घर से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहेंगे। यहाँ पे घर का मतलब क्या है हम उस चीज को समझेंगे। इसका मतलब क्या है देखते हैं। घर का मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास ये जमीन है, ये लैंड है, तो कहा गया कि भैया घर का मतलब अगर आपने ऐसे 4 दीवार बना दिया और छत नहीं डाला तब भी ये घर नहीं कहलाएगा। छत नहीं डाला तब भी ये घर नहीं कहलाएगा। घर का मतलब है जब इसके 4 दीवार के ऊपर आपने क्या करा है, छत भी डाल दिया है। अब जो यहां से अब जो रेंट आएगा उस रेंट को हम मानेंगे कि रेंट इनकम हो रहा है हमारा किस में, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। यानी घर का मतलब आपका प्रॉपर घर है, ऐसा नहीं कि आपने छत नहीं डाला, 2 दीवार डाल दिया, बाउंड्री कर दिया। कई बार होता है ना ऐसा कि अगर हम खाली प्लॉट लेते हैं, जब कोई लेता है तो वो क्या करते हैं, बाउंड्री डाल देते हैं और गेट वेट लगा देते हैं, वो छत वगैरह नहीं डालते, बोलते हैं कि जब बनाएंगे तब अच्छे से बनाएंगे। लेकिन आस पड़ोस वालों ने बोला कि भैया आपका तो खाली पड़ा है, मेरे यहाँ जागरण है, तो एक बार हम साफ सफाई करा के जागरण के लिए हमें दे दो, हम टेंट वेंट लगा लेंगे। तो रेंटल वैल्यू तो उसे मिल गया ना, तो क्या वो रेंटल वैल्यू हमारा हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? तो इन्होंने कहा नहीं जी, रेंटल वैल्यू का मतलब है जब आपका पूरा का पूरा घर होगा, विच एसएससी, और साथ के साथ आपके ऊपर टैक्स तभी लगेगा जब आप उस घर के क्या होगे, ऑनर होगे। देखो मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, ये हाईलाइट पॉइंट ही है जिसकी वजह से पता चलेगा, ये कंडीशन है जिसकी वजह से पता चलेगा कि आपको इसके ऊपर टैक्स देना है नहीं देना है रेंटल वैल्यू के ऊपर। SSC is the owner shall be subject to the income tax। इनकम टैक्स लगेगा under the head of income from house property। तो देखो 3 कंडीशन है, एक तो एनुअल वैल्यू होना चाहिए और एनुअल वैल्यू के साथ साथ आपका प्रॉपर्टी यानी घर बिल्डिंग के साथ होना चाहिए और आपको एक ओनर होना पड़ेगा। आफ्टर द क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब हुआ ऐसा जैसे कि मान लिया जाए मैंने एक घर 5,000 रुपए किराए पे या 10,000 रुपए किराए पे दे दिया। अब 10,000 किराए पे दे दिया और साल में मुझे 1,20,000 मिल रहा है। सरकार ने कहा कि लाओ भाई हमें टैक्स लाओ इसके ऊपर, लेकिन किराएदार ऐसे थे जिन्होंने क्या करा, घर के अंदर काफी सारा तोड़फोड़ कर दिया। जैसे मान लिया जाए घर के अंदर उसने पेंट खराब कर दिया, घर के अंदर उसने स्विच बोर्ड खराब कर दिया। तो इस तरीके से मकान मालिक को कई बार ये सारी चीजें अपने जेब से लगाना पड़ता है। तो मैंने सरकार को कहा सर मेरी इनकम 1,20,000 नहीं है, इसमें मेरे तो 15,000 20,000 खर्च ही हो गए हैं, तो इसको मुझे माइनस करके फिर इनकम निकालिए। तो सरकार ने बोला ठीक है भाई तुम माइनस कर लो और फिर लगा लो। तो इस तरीके से जब हुआ तो सभी ने क्या करा, 1,20,000 की जगह पे अब कई लोग बढ़ा चढ़ा के खर्चे को दिखाने लग गए कि जी मेरा इनकम 1,20,000 है, लेकिन किराएदार ने इस बार बहुत ज्यादा आतंक मचाया और मेरे तो 90,000 रुपए खर्च हो गए उसके रिपेयर पे। इसी तरीके से कोई बोल रहा है मेरा तो भैया 1,20,000 ही खर्च हो गए हैं। तो लोग यहाँ पे क्या करने लग गए, झूठ बोलने लगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं था, ऐसा कोई मतलब कि मैकेनिज्म ही नहीं है कि उसको अब वो जस्टिफाई कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम जितना मर्जी रिपेयर कराओ हमसे मतलब, हमें उससे मतलब नहीं, हम तुम्हें उसके बदले माइनस करने के लिए दे देते हैं सीधा 30%, जो कि था हमारा सेक्शन 24 के अंदर गिवन है। अब उसने बोला सर मैंने मकान लिया और मकान लेने के बाद हमें किराया मिला, बात सही है, लेकिन उस मकान को लेने में मेरा ब्याज भी जा रहा है, वो भी खर्चा है। तो बोला ठीक है उसका भी डिडक्शन दे देंगे, कहाँ 24 के अंदर। तो जो भी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकलता है उसका डिडक्शन यहाँ मिलता है, कहाँ पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, 24। जिस बच्चे ने सैलरी किया है तो वहां पे भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन था सेक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के अंदर, जो कि 50 और 75 था। और यहाँ पे हमारा ये, हाँ मजे की बात यहाँ पे है कि यहाँ पे भी ओल्ड और न्यू होगा, लेकिन बहुत कम जगह पे, बहुत मिनिमम जगह पे होगा ओल्ड और न्यू का पंगा, इतना नहीं आने वाला जितना सैलरी से तो काफी इजी चैप्टर होने वाला है ये। आफ्टर द क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 प्रोवाइड दैट सच प्रॉपर्टी or any portion of such property not use SSC for the purpose of business। बिजनेस के पर्पस के लिए उसने नहीं रखा हो, कैरिड ऑन बाय हिम, जो कि बिजनेस उसके द्वारा चलाया जा रहा है। द प्रॉफिट ऑफ विच चार्ज अंडर टू इनकम टैक्स में चार्ज होगा। यानी यहां पे कंडीशन देखा जाए तो 3 कंडीशन है। कहना है भैया अगर तुम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्स जानना चाहते हो तो तुम्हारे 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, तुम उस घर के मालिक होने चाहिए। दूसरा, वहाँ जो है घर पूरा बना होना चाहिए, मतलब कि पूरा छत वगैरह सब कुछ डला होना चाहिए। तीसरा,
आपका कंडीशन है कि अगर आपका घर है और आप ही बिजनेस कर रहे हो तो हमें लॉ अलाउड करता है कि उस बिजनेस का किराया आप ले सकते हो और जो बिजनेस है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर सकता है रेंट। तो अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो और आप वहां से किराया दिखा रहे हो ये बोल के कि बिजनेस अलग है मैं अलग है, और मैं बिजनेस से क्या ले रहा हूं, मैं किराया ले रहा हूं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में इनकम टैक्स नहीं माना जाएगा, वो प्रॉफिट एंड गेन के अंदर माना जाएगा। लेकिन अगर आपको मतलब ही नहीं है, आपने अपना किराए पे मकान दे दिया और वो किराएदार किराए पे रह भी रहा है, दुकान कर रहा है, तो आपको फिर किराया मिल रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। हम आगे चल के और भी देखेंगे किस तरीके की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उस सारी कंडीशन को हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे 3 कंडीशन है, ठीक है ना। कितनी कंडीशन है यहाँ पे? 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट बिल्डिंग। प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए भैया? बिल्डिंग। बोलता है कि प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब एक बिल्डिंग होना चाहिए, या फिर लैंड अपॉर्टेंट देयर टू, या फिर उसके जगह पे लैंड अपॉर्टेंट देयर टू का मतलब उस आसपास के एरिया में हमारा लैंड वगैरह होना चाहिए। आगे कहता है जो एसएससी है कंडीशन, कहता है कि कुछ कंडीशन है, कहता है एसेंशियल कंडीशन, कुछ ऐसे कंडीशन है जो आपको देखना पड़ेगा। तो 3 कंडीशन ऐसे हैं जो कि लॉ के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि आपको उस मकान का क्या होना पड़ेगा? ऑनर होना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन है कि आपने जो प्रॉपर्टी है अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया हुआ होना चाहिए, किराया मिल रहा, और प्रोफेशन के कैरिड ऑन बाय प्रॉफिट विच आर चार्जेबल टू टैक्स, जो कि चार्जेबल टू टैक्स नहीं होना चाहिए। तो हम तीनों बातों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ऑनर का मतलब। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑनर का मतलब, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लो ये ज़मीन है, अब इस ज़मीन से आपको अगर मान लो रेंट मिलता है, इस ज़मीन से आपको रेंट मिलता है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इस ज़मीन के ऊपर घर तो बना ही नहीं है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये इनकम मानी जाती है अदर सोर्स की। ये इनकम मानी जाएगी किसकी? अदर सोर्स। ओएस लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो आपके पास ज़मीन है और इस ज़मीन के ऊपर आपने क्या कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ आपने वॉल खड़ा कर दिया और एक साइड में आपने इस तरीके से करके यहाँ गेट लगा दिया, इस टाइप से आपने डाल दिया, और आपने कुछ भी नहीं करा। आपका यहाँ से भी अगर रेंट आता है तो ये रेंट भी आपका जो है हाउस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा आपका अदर सोर्स का रेंट। अब मान लिया जाए आपका कई बार आपका खेत है, या फील्ड कह लो, खेत कह लो, खेत है। आपने कई बार मूवी में देखा होगा जब कोई भी सॉन्ग आता है तो उस सॉन्ग के लिए आपने देखा होगा कि शूटिंग जो की जाती है मूवी की, वो खेत वगैरह या कुछ ऐसे जगह पे, ग्रीनरी जगह पे शूट करते हैं गानों की, जिससे कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो कोई किसान ऐसा नहीं है कि किसी भी हीरो को, हीरोइन को बोल देगा जा मेरे खेत में जाके कूद और जितना मर्जी आपको गाना गाना है गा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे क्या होगा कि मेनली जब कोई भी, जैसे आपने कई मूवी में देखा होगा, तो उस मूवी के अंदर अगर कोई भी एक्टर्स यहाँ पे कोई भी शूटिंग चल रहा है, उस खेत के अंदर शूटिंग चल रहा है, तो उसका जो भी रेंटल वैल्यू होगा वो रेंट भी आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर काउंटेबल नहीं होगा। वो रेंट आपका काउंट होगा हमेशा अदर सोर्स के अंदर काउंटेबल होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एक व्यक्ति है मिस्टर ए, कई लोग करते हैं ऐसे, जैसे कि मान लो बिल्डिंग है, मिस्टर ए ने पूरी बिल्डिंग को किराए पे ले लिया, मिस्टर ए ने पूरी बिल्डिंग को किराए पे ले लिया और इस बिल्डिंग में बहुत सारे बेड्स लगा दिए, और ये सारे बेड्स को उसने क्या करा, एज अ पीजी पे दे दिया, जो कि पीजी पे कॉलेज स्टूडेंट को दे दिया इसने। तो अब जो है किराया जो है, ये घर जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर जेड से ये बिल्डिंग किराए पे लिया था। मिस्टर जेड जो था ये था ऑनर। अब मिस्टर जेड किससे किराया लेता है? मिस्टर ए से। और मिस्टर ए किससे किराया लेता है? सभी स्टूडेंट से। तो अब जो इसके बीच में जो किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है, ये रेंटल वैल्यू तो आपका पता है किसका माना जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी का।
लेकिन जो इसके बीच में भी तो किराया आ ही रहा है, लेकिन कंडीशन इसने फुलफिल नहीं किया क्योंकि ये ऑनर जो है इस प्रॉपर्टी का नहीं है, तो इसलिए इसका जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो नहीं माना जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आई आपको? इसको अदर सोर्स में ले जाएंगे। फिर समझ में आई बात आपको? ऐसे ही क्या हो जाता है कि कई बार जब हम पीजी का मैंने बात करा, तो पीजी के अंदर हम घर सिर्फ किराए पे नहीं देते, घर के साथ हम खाने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैंने बोला भैया आपको 10,000 रुपये देना है और रहना खाना सब कुछ होगा इसके अंदर, तो वहाँ पे हमारा खाना कितना है और घर का किराया कितना है वो अलग अलग करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका सिस्टम एक तरीके से बेड का सिस्टम होता है और बेड के ऊपर बड़े कंजेस्टेड के तरीके से होता है। तो वो भी हम सीखेंगे, जो कि सीखेंगे कंपोजिट रेंट में, कि कई बार रेंट जो होता है वो अकेला रेंट नहीं होता, रेंट के साथ और भी फैक्टर जुड़े होते हैं, तो उसका किस तरीके से निकाला जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कौन सा बोला जाएगा? बोला जाएगा भैया सीधी सीधी बात है, आपके पास एक घर है और उस घर के ऊपर छत है और आप ही उसके कौन हो? ऑनर हो। अगर आप ऑनर हो तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, अगर आप ऑनर हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स इट, ये बोला गया लॉ के अंदर। तो अब सिंपल सी बात है, अगर आप मकान मालिक हो और आपको रेंटल वैल्यू मिल रहा है तो आपके उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और किस हेड में टैक्स लगेगा? अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को शॉर्ट फॉर्म में मैंने बहुत जगह पे एचपी लिखा है। एचपी मतलब है हाउस प्रॉपर्टी। कई बार मैं एचपी बोल दूंगा, कई बार आईएचपी बोल दूंगा मैं। समझ में आई बात आपको? चलिए सर क्या क्या हमारे, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो हम पहले पॉइंट की डिस्कस करते हैं ऑनर के। कहता है कि एसएससी, एसएससी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स देगा उसे क्या बोलेंगे? एसएससी। तो कहता है एसएससी मस्ट ऑनर, उसे क्या होना पड़ेगा? ऑनर होना पड़ेगा। सच हाउस प्रॉपर्टी, उस हाउस प्रॉपर्टी का मस्ट भी ऑनर होना पड़ेगा। एक तो भैया नॉर्मल तरीका है ऑनर होने का। नॉर्मल मतलब मान लेते हैं मिस्टर राम है और इसने क्या करा? घर खरीदा, घर खरीदा, एक घर खरीदा इसने, और प्रॉपर्टी के पेपर भी इसी के नाम पे हैं। जब प्रॉपर्टी के पेपर भी इसी के नाम से है तो ऑनर कौन है? ये भी ऑनर मिस्टर राम ही माना जाएगा। और इससे जो रेंट निकलेगा वो रेंट पे टैक्स कौन देगा? वो रेंट पे टैक्स भी कौन देने वाला है? मिस्टर राम। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज हो गई, सिंपल बात। लेकिन इंडिया के अंदर ना टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे प्लानिंग करनी पड़ती है। अब वो प्लानिंग कैसे होता है? जैसे कुछ चीजें आए, यहाँ पे एक सेक्शन आया बाद में, पहले नहीं था ये, बाद में सेक्शन आया, सेक्शन का नाम था डीम्ड ऑनर। अब भाई डीम्ड ऑनर क्यों आया, कैसे आया, उसकी बात करते हैं। डीम्ड ऑनर की अगर मैं बात करूं तो होता क्या था, जैसे कि इंडिया के अंदर आपको सिंपल सा पता है कि 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है और 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। मान लेते हैं कि 7 लाख तक टैक्स नहीं है, अब तो मैं 7 लाख की बात कर लेता हूं। यही सीखा है हमने। 7 लाख तक आपका टैक्सेबल इनकम कितना होगा? टैक्स होगा आपका 0। यही होगा ना, टैक्स कितना होगा? 0। अब मान लिया जाए मिस्टर ए है, वो कहीं जॉब करता है, ठीक है, वो जॉब करता है और इस जॉब से जो आप इसकी इनकम आ रही है वो आ रही है 6,90,000। उसकी सैलरी है 6,90,000 रुपए और इसका एक घर भी है। इस घर से भी जो इसको रेंट मिल रहा है वो रेंट मिलता है इसको 6 लाख रुपए। कितने रेंट मिल गए इसको? तो इसकी नॉर्मली इनकम हो गई 12,90,000। इतना हुआ ना, कितने मिल गए? 12,90,000। अगर ये इसके ऊपर टैक्स निकाले, समझना बात को, अगर इसके ऊपर टैक्स निकाले तो सबसे पहले अप टू 3 लाख तक क्या होगा इसका? 0। फिर नेक्स्ट 4 लाख पे कितने लगेंगे? 5% न्यू रिजिम के हिसाब से निकाल रहा हूं तो 20,000। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे कितने लगेंगे? 10%, 30,000। फिर नेक्स्ट किस पे? 5 हो गया, 2 हो गया, फिर से कितने लगेंगे हमारे? नेक्स्ट 3 लाख पे कितने परसेंट? 15 है, 20 है? 15, 20, 15%, यानी 45,000। फिर नेक्स्ट यानी कितने हुए? 4, 3, 7, 3, 10, 10 और 3
नहीं ये मेरे ख्याल 2 है 3 है, मेरे ख्याल 2 है ये, 4 3 7 3 10 2 है ये। कितने है ये? 2 लाख ही है ना? पक्का या 3 है? बताइए 2 है या 3 है? नहीं पता चल रहा किसी को? 2 है तो 2 पे कितने हो गए हमारे? 30,000। अब बाकी के बच गए कितने हमारे? तो कितने हो गए? 4 3 7 3 10 2 12। नेक्स्ट 3 लाख पे, 3 लाख पे कितने परसेंट है हमारा? सीधा 20 या 25? बताओ 20 25? मैंने तो लिख दिया 20% है। इसके बाद 25% का कुछ है क्या या सीधा 30 है? इसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 30 है। तो हम अगर यहाँ पे मोटा मोटा ही देखें तो कितने पे टैक्स लग चुका है? अरे ये तो मैं तो स्लैब रेट ही लिखने लग गया। हाँ मुझे तो टैक्स निकालना था, मैं तो स्लैब रेट लिखने लग गया यहाँ। तो इसका टैक्स लाइबिलिटी निकालने वाले हैं टोटल 12 लाख। 12 लाख कितने पे? तो 12 लाख 90, 3 4 7 3 10 और 2 12, 90,000 बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस 90,000 और उसके ऊपर कितने परसेंट लगेगा? 20% जो कि होगा 18,000। टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकाल ले इसका सिंपल 20,000 यानी 98,000। और अभी भी सरकार का मन नहीं भरा, 4% और टैक्स लेंगे जो कि 39। तो मिस्टर इसको बोला गया कि जाओ भाई 1,01,920 रुपये फटाफट से जमा करा दो। किस नाम का? टैक्स के बदले। ठीक है। अब जो मिस्टर ए है उसने अपना दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया, इसने बोला कि सर आप जो बात कर रहे हो ना मुझसे, तो ए ने बोला कि भाई सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरी इनकम 690 है, लेकिन इस घर का किराया ना मैं लेता ही नहीं हूँ। ये घर का किराया मैं अपनी वाइफ को दे देता हूँ, वही पता नहीं क्या करती है नहीं करती, उसी को दे दिया मैंने। तो अब मेरी इनकम तो सर कितनी हुई? मेरी इनकम हुई 5,06,90,000 और मैंने अपनी वाइफ को दे दिया ये घर। बोला तू ही देख भाई, इसका किराया हो रहा है, मेरे बस का नहीं है। और वो तो मुझे आज तक किराया देखने को नसीब भी नहीं हुआ, आप मेरे से टैक्स मांग रहे हो। तो अब उसकी इनकम 6 लाख है और आपका कानून कहता है कि 6 लाख नहीं 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो मैं तो नहीं दे सकता टैक्स, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया। अब जाओ मेरी वाइफ को कंप्लेन करके जैसे भी टैक्स लेना है ले लो। अब इसकी वाइफ ने भी क्या कहा, सर आपके 7 लाख वाले प्रोविज़न है, अभी मैं 7 लाख से ऊपर है ही नहीं रेंटल इनकम, तो मैं कहाँ से दूँ? तो इसकी वाइफ भी बच गई। अगर ये काम इसने कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में बताओ मुझे क्या सरकार का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? और ये सिर्फ और सिर्फ साफ साफ क्या लग रहा है आपको? मतलब कि टैक्स को बचाने के लिए किया गया। इनकम टैक्स वालों ने बोला भाई ऐसे इनकम हम किसी को नहीं दे सकते, ऐसे इनकम किसी को नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होगा। तो बोला कि भैया आप थोड़ा सा कंडीशन पढ़ो, और कंडीशन में लिखा है कि ऑनर होना बहुत ज़रूरी है। अब भाई मिस्टर ए ने दिमाग लगाया कि भाई गवर्नमेंट ने कहा क्या होना जरूरी है? ऑनर होना जरूरी है। गवर्नमेंट ने बोला ऑनर होना। इसने फटाफट प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम कर दिया। बोला सर ये देखो ऑनर बन गए, अब मैं तो ऑनर नहीं हूँ, मेरी वाइफ ऑनर है, तो अब उसके ऊपर तब तो बच गए। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, यार हमने बोला ऑनर होना जरूरी है और इसने अपना अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट जाके एक न्यू सेक्शन लेके आई, सेक्शन 27, कि भैया तुम ऑनर हो चाहे ना हो, हम तुम्हें ऑनर बना देंगे। अब हम तुम ऑनर हो या नहीं हो, हम तुम्हें क्या बना देंगे यहाँ पे? ऑनर, यानी तुम्हें डीम्ड ऑनर बना देंगे। तो डीम्ड का मतलब क्या होता है? सरकार आपको जबरदस्ती मालिक बनाएगी, आप नहीं हो तब भी मालिक बना के आपसे टैक्स वसूलेगी। अब सरकार ने इसके अंदर क्या कंडीशन लगाया? कंडीशन लगाया तुमने घर दे दिया, अच्छा जब घर तुमने अपनी वाइफ को दिया तो कितने में बेचा उसको?
बोला बेचा ही नहीं मैंने, तो ऐसे ही दे दिया। बोला फिर ये घर उसको उसके नाम पे भले ही हो, हम ये डीम्ड मान लेंगे, तुम इनकम टैक्स के नजरिए में मालिक तो तुम ही हो कि तुमने इस घर का तो पैसा लिया नहीं अपनी वाइफ से। अगर तुमने अपना घर दिया है तो पैसे लिए। अब ए ने फिर दिमाग लगाया, 500 रुपए ले लिए उससे। बोले ये देखो 500 रुपए दिए। तो बोला ऐसे नहीं चलेगा, उस घर का जो मार्केट वैल्यू है वो आपको रिसीव करना पड़ेगा, यानी आपकी वाइफ को उतने पैसे देने पड़ेंगे। अब ए ने दिमाग लगाया, यार पैसे तो मेरे पास से घूम फिर के आने हैं, अब 20 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए ही है। अब भाई 20 लाख रुपए अपनी वाइफ को दिया और वाइफ ने इसको दे दिया। अब बोला ठीक है इनकम अलग अलग हो गया, लेकिन तुमने ये घर खरीदा था 5 लाख रुपए का और बेच दिया तुमने 20 लाख रुपए का, तो तुम्हारा फायदा हो गया 15 लाख। अब 15 लाख रुपए पे मुझे कैपिटल गेन का टैक्स दे दो आप। यानी अब तुमने बेचा है घर तो महंगे में ही बेचा है ना घर, तो उसके ऊपर भी तुम्हारा फायदा हुआ, तो वो जो फायदा हुआ है उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे उस प्रॉफिट के ऊपर। तो गवर्नमेंट यहां से नहीं तो यहां से कहीं ना कहीं से आपको टैक्स के अंदर लाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे सेक्शन जो आया डीम्ड ऑनर, इसी बात के लिए आया डीम्ड ऑनर कि भैया बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर घर का मालिक आप नहीं हो, आपके नाम पे रजिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन आपको बना दिया जाएगा कि आप ही इसके मालिक हो। आपके नाम पे रजिस्ट्री है नहीं, आपको बना दिया जाएगा। जैसे स्पाउस को कोई भी घर ट्रांसफर कर दोगे, अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दोगे, माइनर चाइल्ड के नाम पे, या फिर आपके नाम पे कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी है, या आपने घर को मंदिर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है। तो कुछ ऐसे चीजें हैं केसेस है जिसके ऊपर से हमारे एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये सेक्शन थ्योरी के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। तो अगर ऑनर बनना है तो एक तो रियल ऑनर हो गया आप, जो कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, और एक बार कई बार आपके नाम पे प्रॉपर्टी के पेपर नहीं होंगे तब भी आपको क्या मान लिया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं हम उसको देखते हैं। तो पहला है घर जो ट्रांसफर करोगे स्पाउस को। स्पाउस का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर कोई हस्बैंड बोल रहा है कि मेरी ये स्पाउस, कोई मेल बोल रहा है कि ये मेरी स्पाउस है, तो इसका मतलब वाइफ हो गया। अगर वाइफ कोई फीमेल बोल रही है कि ये मेरे स्पाउस है, तो इसका मतलब हस्बैंड हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो घर जब ट्रांसफर होता है, कोई भी ट्रांसफर का मतलब सीधा सीधा उसके नाम पे जमीन कर देना। तो अब दो तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। एक तो भाई डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स के केस में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब डाइवोर्स होता है तो एलिमनी में घर वगैरह जो भी होता है, जिस हिसाब से उस पर्सन की हैसियत है उसके हिसाब से, तो उसको बोला जाता है लीव अपार्ट, यानी डाइवोर्स का केस। अगर लीव अपार्ट है कि आप परमानेंटली जो है हस्बैंड और वाइफ जो है, मान लेते हैं ए और मिसेस ए ने फैसला कर लिया कि अब हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं और अब हम नहीं रहेंगे, तो मिस्टर ए को मजबूरन इसको एक घर देना पड़ा, और वो भी बिना पैसे के, यानी फ्री में ही देना पड़ेगा, है ना। इससे पैसे तो लेंगे नहीं कि भाई ला 50 लाख रुपए तब घर दूंगा, फ्री में ही देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में बोला जाएगा हाँ जेन्युइनली ये घर इसके नाम पे टैक्सेबल हुआ है, और जो भी रेंट आएगा, अब घर जो इसको दिया गया है, जो भी रेंट आएगा उस रेंट पे टैक्सेबल ऑनर कौन माना जाएगा, मिसेस ए माना जाएगा, ना कि मिस्टर ए। तो ये तो रियल केस है कि भैया उसने उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया। लेकिन जहां डाइवोर्स का केस नहीं है, वहां पे अगर आपने विदाउट कंसीडरेशन या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब आपने पूरे पैसे नहीं दिए, ऐसे सिचुएशन में, तो अगर मान लिया जाए मिस्टर ए ने अपना घर जो था वो घर दे दिया, किसको दे दिया, मिसेस ए के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर ए ने क्या करा, घर ट्रांसफर कर दिया किसके नाम पे, मिसेस ए के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। और विदाउट कंसीडरेशन का मतलब मिस्टर ए ने मिसेस ए से 1 रुपए भी नहीं लिया, या तो मान लेते हैं कि विदाउट कंसीडरेशन मतलब या तो 0 रुपए लिया या फिर नॉमिनल अमाउंट ले लिया।
मतलब जैसे सपोज करो इस मकान की कीमत है 50 लाख रुपए और हमने इससे कितने ले लिए, सपोज करो 5 लाख रुपए ले लिए, तो इसका मतलब कंसिडरेशन तो लिया आपने, कंसिडरेशन का मतलब पैसे, लेकिन आपने इतने पैसे नहीं लिए जितने आपको लेने चाहिए था। तो ऐसे सिचुएशन में अब रेंटल इनकम भी यही रिसीव कर रही है, रेंट इसके पास आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया रेंट इसके पास आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप माने जाओगे कौन से ऑनर, डीम ऑनर, और इसके ऊपर टैक्स देने की लायबिलिटी आपकी बनेगी। आपको टैक्स पेड करना होगा हाउस प्रॉपर्टी में, आपको टैक्स पेड करना होगा हाउस प्रॉपर्टी में। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे केसेस भी बन के आ सकते हैं कि मिस्टर एक्स है, उसने अपना घर अपने स्पाउस मिसेस एक्स के नाम पे ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो कौन टैक्स देगा ऐसे सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे? तो कौन देगा? ट्रांसफरर देगा। इसको जो घर देता है ना उसको ट्रांसफरर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफरर। उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसफरर। और जो लेता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा जो लिखे हुए हैं, ठीक है, इसी के बीच में अगले पेज पे मैं लगा दूंगा, क्योंकि नोट्स मैं समझता हूँ कि चीज़ें आपको अगर समझ में आ जाए तो फिर वो चीज़ें रीड करोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊँ देखो ये लिखा है, तो उसका कोई मायने रहता नहीं है। 3 कंडीशन है, हम 3 कंडीशन को अच्छे से समझ लें, वही पहले हमें होगा। अभी तो डेफिनेशन पूरा ही नहीं हुआ, पहले तो हम उसके अंदर के 2-3 पार्ट को पढ़ रहे हैं हम। हाँ, गिफ्ट दिया तो बिना कंसिडरेशन हो गया ना, ये तो हमेशा गिफ्ट में ही देगा, तो वो तो बिना कंसिडरेशन में ही माना जाएगा, तब भी वो इस तरीके से रहेगा। अच्छा, अब विदाउट कंसिडरेशन में चलो एक जैसे बोला गिफ्ट में दिया, तो क्योंकि बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अब मान लिया जाए ये जो है मिस्टर ए और ये है मिस ए। अब मिस ए का मतलब अभी शादी नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी इनकी मैरिज नहीं हुई है और मैरिज होने में टाइम है, यानी सब कुछ हो गया, रिश्ता उस्ता देख लिया, रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, बस अभी 7 फेरे नहीं हुए, बाकी सारा काम अभी हो चुका है, इसका डन हो चुका है कि शादी होने ही वाला है। लेकिन मिस्टर ए इतना एक्साइटेड था, उसने गिफ्ट में इसको दे दिया, एज अ फ्लैट दे दिया, गिफ्ट में अपना एक फ्लैट दे दिया कि भाई तुम गिफ्ट में लो, शादी। अब इसने सोचा भाई शादी तो हो ही जाएगी, अब इसने अपना फ्लैट क्या करा, इसको गिफ्ट पे दे दिया। अब यहाँ पे चांसेस बनता है कि जो मिस ए है वो इस फ्लैट को लेके चली जाए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकता है ऐसा कि वो चली जाए। तो अब जो रेंटल इनकम है, अभी भी गिफ्ट है, तो अब जो रेंटल इनकम है इस रेंट पे कौन टैक्स देगा? अब बेचारा बताओ, ए को क्या गवर्नमेंट बोलेगा तुम टैक्स दो, इसके पास इसके तो होने वाली बीवी भी गई, घर भी गया और इज्जत भी गया, मतलब सारी चीजें एक तरीके से इसके पास कुछ बचा नहीं। तो सरकार बोलती है ऐसे सिचुएशन में इसके ऊपर टैक्स कौन देगा? मिसेस, या मिसेस तो बनी नहीं, मिस ए जो है वही टैक्स देगी। यानी जब कभी भी ऐसा कोई कंडीशन, हस्बैंड वाइफ नहीं है लेकिन कोई चीज गिफ्ट करोगे, तो सरकार का सिंपल सा फंडा था, अगर आपने किसी को कोई चीज दिया और आपका रिस्क आ गया वहां पे, मतलब आपके रिकवर करने के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए। तो समझ लो भैया रिस्क जब आ गया है तो फिर उसी वही टैक्स देगा। अगर आपका रिस्क नहीं है, आपने अपनी वाइफ को ही दिया, दोनों एक ही घर में रह रहे हो, तो पता है कि भाई यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है तुम्हारा, तो ऐसे सिचुएशन में उसको टैक्स लायबिलिटी में डाल दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? तो ये क्यों किया जा रहा है? मैंने बताया ना, ये घर को अपने नाम की जगह पे दूसरे के नाम पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हमने 1 देख लिया। हाँ, नहीं, ये इस केस में ये भरेगा, डीम्ड, इस केस में इसको डीम्ड ओनर नहीं बना सकते हम, क्योंकि यहाँ पे इसने घर दिया और घर इसके पास से चला गया, भले ही उससे पैसे लिए नहीं इसने, लेकिन इस केस में इसको डीम्ड ओनर बना देंगे, क्योंकि घर जो है वो वापस घूम फिर के इसी के पास ही आ जाना है, ठीक है ना। तो यानी मैंने क्या कहा, जहाँ पे खतरा है कि भैया आपने किसी को कुछ दिया और गया, तो समझ लो उसके ऊपर वही सारा, उसके इनकम के ऊपर वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आया बच्चे,
कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के नाम पे घर दे देते हैं, और बच्चे के अंदर अगर बात करें तो माइनर चाइल्ड की बात करिए। मेजर चाइल्ड को जब घर दे दिया जाएगा ना, तो आपको पता है पेरेंट्स, जब इंडिया के अंदर ऐसा हमारा रिवाज होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स के बाद उसकी सारी संपत्ति जो है उसके बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, अब चाहे उसके रहते हुए चाहे ना रहने के बाद, यानी जीवित में भी। नमस्कार बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। कर सकता है वो। और कई बार ऐसा भी होता है कि जीवित नहीं रहे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर मेजर सन है या मेजर डॉटर है, तब उसने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में उसके बेटे ही उसके ऊपर टैक्स के लिए लायबल होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 पॉइंट हो गए। वैसे तो माइनर सन लिख दिया मैंने, तो एक तो माइनर हो सकता है और एक हो सकता है मेजर। मेजर का मतलब जिसकी उम्र कितनी साल, 18 साल से ऊपर हो। एक हो सकता है मेजर सन, मेजर जो भी है, डॉटर है और कुछ भी है। अब माइनर की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई घर है, मान लेते हैं मिस्टर ए ने अपने सन जिसकी उम्र 25 साल है उसको अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस घर के ऊपर और कोई भी पैसा भी नहीं लिया, तो इस घर के ऊपर जो टैक्स दिया जाएगा वो दिया जाएगा इसके सन के द्वारा, ना कि मिस्टर ए के द्वारा। ठीक है ना। लेकिन अगर माइनर है तो मान लेते हैं मिस्टर ए का एक घर है और ये घर इसने ट्रांसफ़र कर दिया मिस्टर, मान लेते हैं जेड के नाम पे, और ये इसका कौन है भाई, सन है, जिसकी उम्र अभी मान लेते हैं 13 साल है। कितने साल है इसकी उम्र, 13 साल है। ये घर दे दिया। अब इस घर से रेंटल इनकम 6 लाख रुपए आ रहा है साल का, तो अब इस रेंटल इनकम पे क्या मिस्टर जेड टैक्स देगा या कौन देगा? तो रूल ये कहता है कि भैया तुम बन गए हो अब कौन, डीम्ड ऑनर, और तुम डीम्ड ऑनर हो तो इसके ऊपर टैक्स देने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि इनकी है। समझ में आई बात आपकी? अब ऐसे ही देखते हैं, मान लेते हैं कि मिस्टर ए है और इसके पास एक घर है और एक है यहाँ पे, मान लेते हैं मिस जेड या मिस, मान लेते हैं पी, और ये जो है इसकी एज जो है, इसकी सन है, ये सन नहीं सॉरी डॉटर, इसकी डॉटर, और इसकी एज जो है, सपोज करो एज है, मान लिया जाए 15 ईयर। अब इस घर से रेंटल इनकम आता है 6 लाख रुपए, तो इस 6 लाख रुपए पे भी कौन आ जाएगा भाई, तुम बन गए क्या, डीम्ड ऑनर, डीम्ड ऑनर बन गए। और तुम जब डीम्ड ऑनर बन गए तो तुम्हें ही इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स के लिए जिम्मेदार आप हो। यहाँ तक बात समझ में आई कि जब कभी भी कोई भी अपने माइनर बच्चों के नाम पे कोई घर को ट्रांसफ़र करेगा ना, तो ऐसे सिचुएशन में डीम्ड ऑनर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो जिसने घर को दिया है वही उसके ऊपर टैक्स देने के लिए लायबल होगा। तो डीम्ड ऑनर नंबर 1 में क्या देखा कि अगर घर अपनी वाइफ के नाम पे किया बिना कंसिडरेशन के तो भी तुम ही माने जाओगे ऑनर, और अगर अपने बच्चे के नाम पे भी किया बिना कंसिडरेशन के तब भी तुम ही माने जाओगे ऑनर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लिया जाए मिस्टर ए, इसका एक घर है और इसकी एक डॉटर है जिसकी एज मान लेते हैं कि 15 ईयर है या मान लेते हैं 16 ईयर है, बट इसकी मैरिज हो चुकी है, इसकी मैरिज हो चुकी है। तो ये पॉसिबल है या नहीं कि उसकी डॉटर की 16 ईयर के एज में मैरिज हो जाए? 100% पॉसिबल है ये। पहले के टाइम पे मैरिज पहले टाइम से पहले, बहुत पहले ही फिक्स करके कर दिया जाता था। अब यहाँ पे इसने घर क्या करा, अपनी डॉटर के नाम पे कर दिया।
तो शादी होने के बाद, मैरिज हो जाने के बाद आप बताइए उस लड़की का सारा अधिकार अपने घर पे नहीं रहता। सारा अधिकार कहाँ आ जाता है? जहाँ पे उसकी शादी हुई है, जिसको हम बोलते हैं उसके ससुराल में, वहाँ पे उसका सारा राइट आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इसके फादर ने इसको घर दिया होगा तो इसके फादर की अब हिम्मत नहीं है कि अपनी डॉटर से वो घर वापस ले पाए, क्योंकि उस घर पे अधिकार डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट तरीके से इसके हस्बैंड का पूरा राइट आ जाएगा उस घर के ऊपर। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इससे कोई रेंटल इनकम होता है तो आप बताओ किसको देना चाहिए? इस पे रेंटल इनकम होता है तो सेम इसके डॉटर को ही यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में मिस्टर ए टैक्स नहीं देगा, ठीक है ना, क्योंकि डॉटर जब भी मैरिज हो जाता है किसी लड़की की तो ऐसे सिचुएशन में उसके पेरेंट्स के तरफ का किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज़ों पे उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। ये इंडियन लॉ कहता है हमारा। कुछ लॉ के अंदर है कि भाई उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी बनती है, जैसे कि जो पंजाब का सिख का लॉ है अपना, उसके अंदर बोला जाता है कि बेटी और बेटी को बराबर हिस्से में मिलता है। लेकिन जो हिंदू लॉ है उसके अंदर क्लियरली है कि भैया नहीं मिलेगा। पेरेंट्स के हिस्से में तभी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए मिस्टर ए है, उसके पिताजी ने उसको कोई घर दिया, तब उस डॉटर और सन दोनों का अधिकार आएगा उस पर। लेकिन अगर उसके पिताजी ने उस घर को कमा के खरीदा है तब सिर्फ और सिर्फ उसके सन का अधिकार होगा, उसके डॉटर का अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ लॉ, प्रॉपर्टी एक्ट का लॉ है, वहां पे है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या, हमने 2 पॉइंट देखा कि भैया अगर घर ट्रांसफर किया गया विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन तब टैक्सेबल होगा ट्रांसफरर, ना कि ट्रांसफरी। और अगर हमारा डाइवोर्स का केस है और कंसिडरेशन नहीं लिया गया तो जिसके नाम पे घर को ट्रांसफर किया गया वही टैक्स देने वाला है, सिंपल सी बात। आगे देखते हैं सर, अगर माइनर सन हो या डॉटर हो, उसके नाम पे घर ट्रांसफर किया जाए विदाउट कंसिडरेशन तो ट्रांसफरर ही टैक्स देगा, ट्रांसफरी। लेकिन अगर मैरिज डॉटर हो, अगर मैरिड सन हो, तब उस केस के अंदर ये डीम्ड ऑनर बन जाएगा, क्योंकि माइनर चाइल्ड है, सन है तो सन थोड़ी ना घर छोड़ के कहीं बाहर गया, वो तो घर के अंदर ही है, तब उस केस में यही माना जाएगा। समझे बात आप? सर आफ्टर डाइवोर्स क्या होगा इफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर? अगर आफ्टर डाइवोर्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया उसी को टैक्स देना है भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब घर तो ले गए, आप क्या सोच रहे हो टैक्स भी लेके जाए? वो पॉसिबल नहीं है। तो टैक्स गवर्नमेंट कहती है भैया जिसके नाम पे है वो देगा। रिलेटिव को देंगे तो रिलेटिव को तो देना दे, वाइफ को सरकार नहीं बख्श रही तो रिलेटिव को कहां से बख्शेगी? रिलेटिव को अगर दे दिया आपने तो तब भी आपके नाम पे ही माना जाएगा। हाँ, रिलेटिव को आपने दिया और उससे पैसे ले लिए, जितने का फेयर वैल्यू था मकान का। ऐसा नहीं कि भैया 10 लाख के मकान का आपने बोला चल भाई 1 लाख दे दे, बात बन गई। नहीं, टोटल पैसे ले लिए तब आपसे नहीं लिया जाएगा। बाकी आप जिसके, हमने अगर अपना घर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है तो मैं ही इसका मालिक माना जाऊंगा इनकम टैक्स के नजरिए में। ऐसा नहीं कि अब कोर्ट के अंदर जाएगा, उसके नाम पे घर है तो मकान मुझे वापस मिल जाएगा। नहीं नहीं, इनकम टैक्स कहता है कि हम तुम्हें डीम्ड ऑनर मान रहे हैं, तुम मालिक हो लेकिन सच में तुम मालिक नहीं हो, लेकिन तुम्हें हम टैक्स देने के लिए तुम्हें सिर्फ मालिक बना के हम तुमसे टैक्स वसूलेंगे। एक होता है हमारा लॉ, अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा और बोलूंगा बिना किसी चीज के मैंने घर ट्रांसफर कर दिया, जज साहब मेरा घर है ये, तो जज बोलेगा नहीं तुम्हारे नाम पे पेपर नहीं है तो तुम्हारा घर नहीं है, अपने वाइफ को दिया है तो उसी का घर माना जाएगा। वो बेचना चाहे तो वो बेच भी सकती है और आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते। लेकिन इनकम टैक्स का लॉ अलग कहता है। इनकम टैक्स कहता है कि भैया वो बेचे जो भी करे वो मर्जी नहीं है। हमें तो यहाँ ये लग रहा है कि टैक्स को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए ऐसे कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसके लिए उसने कहा कि भैया तुम डीम्ड ऑनर हो, तुमसे ही टैक्स लेंगे, दे दो तुम घर देना है जिस मर्जी को। आप समझ में आई बात आपको? चलिए अगला कहता है होल्डर ऑफ इंपेरिटिबल स्टेट। होल्डर ऑफ इंपेरिटिबल स्टेट समझते हैं फिर हमें क्लियर होगा। मान लिया जाए एक मिस्टर एक्स है, ठीक है ना, मिस्टर एक्स है और इसके 4 बेटे हैं, ए बी सी और डी, और इसके पास 5 मकान हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गया, कितने मकान है इसके पास? 5 मकान हैं।
अब जो मिस्टर एक्स है उसकी उम्र इतनी हो गई कि बस जा ही रहा है वो। इसकी एज जो है, मिस्टर एक्स की एज मान लेते हैं कि 90 ईयर हो गई, आज जाए कल जाए कुछ भरोसा नहीं। तो इसने भी सोचा यार जब 5 मकान है तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि दिक्कत हो सकती है बच्चों के बीच में, और ये 5 मकान, ये एक मकान नहीं खरीदता तो ज़्यादा सुखी रहता। अब सभी बच्चों के नज़र में है कि भैया मेरे को 2 मिलेगा। ए अपने मन में खुद सोच रहा है मैं तो 2 लूँगा, मैं बड़ा हूँ। फिर बी सोच रहा है वो क्यों 2 लेगा, मैं भी 2 लूँगा। फिर तीसरा सोचा उसको बेच के भी मुझे पैसे मिलेंगे दूसरे वाले को, तो बड़ी चीज़ें हैं। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि भैया बुलाया और बोला भाई बड़े बेटे को ये वाला घर दे दो, छोटे बेटे को उसके बाद बी को ये दे दो, सी को ये दे दो और डी को ये दे दो। 4 घर बांट दिए। उसके बाद बोला भैया ये वाला घर मैं कुछ दान पुण्य करके जाना चाहता हूँ, इसको टेम्पल बना दो, इसको मंदिर बना दो, बस बात खत्म। इसको मंदिर बना दिया, यानी एक घर दान में दे दिया इसने एज अ मंदिर, और 4 घर चारों बेटे के नाम पे कर दिया। तो ये वाला जो घर था ये बंटवारे के लायक ही नहीं था। तो इम्पेरेटिबल का मतलब होता है जिसको बांटा ना जा सके। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, घर। ऐसा घर जिसको ना बांटा जा सके, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अब इसका मालिक कौन है? क्या ए इसका मालिक है, क्या बी मालिक है, क्या सी मालिक है, क्या डी मालिक है? कोई नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मंदिर जब होते हैं तो कई बार मंदिर से भी हमें किराया मिलता है, क्योंकि मंदिर, मान लो मैंने मंदिर बनाया, ऊपर मैंने फ्लोर डाल दिया या उसके आसपास के कंपाउंड एरिया में मैंने घर बना दिया, और उस घर से भी मुझे रेंटल इनकम आता है। रेंटल इनकम कैसे हो सकता है? जैसे कि पूजा का सामान बेच रहा है दुकान वाला, तो आपने देखा होगा उसके आसपास होता है, तो उसके हिसाब से रहता है। तो अब भाई इसका केयर टेकर, उसने बोला कि भाई सारे बच्चों में से बड़ा बच्चा मेरा ये है और इसका देखभाल ये करेगा। यानी केयर टेकर किसको बना दिया? ए को बना दिया कि भाई मेरा बड़ा लड़का जो है वो मंदिर की पूरी देखरेख करेगा और इस मंदिर का सारा हिसाब किताब भी यही संभालेगा। अब मान लिया जाए इस मंदिर से मुझे 10 लाख रुपए का किराया आया। अब 10 लाख का जब किराया आया तो इनकम टैक्स गया ए के पास, और ए से बोला भाई तू इसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स दो। इसने बोला सर कंडीशन तो कहता है कि ऑनर होना जरूरी है, और देख लो मैं तो सिर्फ एक घर का ऑनर हूँ, इस घर का, तो इस घर का तो मैं दूंगा। बाकी ये जो घर है हमारा, ये टेम्पल जो है, मंदिर है, इस घर का तो मैं मालिक ही नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे ही नहीं है, तो मैं मालिक ही नहीं हूँ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा? बोला भैया सेक्शन 27 लेके आए हैं हम आपके लिए डीम्ड ऑनर का। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ऑनर, और आपको ही इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी, होल्डर ऑफ इम्पेरेटिबल स्टेट, ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जा सके, ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? होल्डर ऑफ इम्पेरेटिबल स्टेट। ऐसे सिचुएशन में जो उसका केयर टेकर होगा वही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। समझ में आई यहां तक बात आपको? 3 पॉइंट करा। अगर घर दे दिया अपनी वाइफ को बिना पैसे लिए, तो डाइवोर्स है तो कोई बात नहीं भैया, जिसके नाम पे घर वही टैक्स देगा। डाइवोर्स नहीं है तो भैया जिसके नाम पे घर वो नहीं, जिसने दिया है वो लेगा टैक्स। बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया तो भाई ऐसे सिचुएशन में अगर माइनर बच्चे हैं तो भैया जो पेरेंट्स जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसी के नाम पे टैक्सेबल होगा, बाकी दूसरे के नाम पे टैक्सेबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा? होल्डर ऑफ इम्पेरेटिबल स्टेट, ऐसा घर जिसके अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया है और उस घर का कोई मालिक ही नहीं है, लेकिन केयर टेकर बस बन गए, तो केयर टेकर ही उसके ऊपर टैक्स देगा। ये पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा सोसाइटी। सोसाइटी बनता कैसे है? मान लिया जाए कि यहाँ पे सपोज करो कुछ पर्सन है, यहाँ पे मान लिया जाए कुछ पर्सन है और इनके पास ये टोटल 50 पर्सन है, ठीक है ना, ये 50 व्यक्ति हैं टोटल, और इस व्यक्ति में से एक इनका मेन व्यक्ति है जिसको ये इन्होंने प्रधान बना रखा है। प्रधान कह लो, मुखिया कह लो,
या फिर प्रवक्ता कह लो, मतलब इसमें से हेड बना दिया। अब ये व्यक्ति इसमें से एक गया सीधा एरिया के एमएलए के पास या फिर गया एमपी के पास, जो भी उस एरिया का था। उसने कहा भैया हमें रहने में बड़ी दिक्कत होती है, हम आपसे ये नहीं कह रहे आप मुझे मकान दो, हम कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी 50 लोगों की है और हम सभी एक ही बिरादरी के लोग हैं ज़्यादातर, तो हमें रहने के लिए घर चाहिए। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ज़मीन लेके घर बना सकते हैं, करोड़ों रुपए हमारे पास, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी एक ही जगह पे रहें। तो आप मुझे एक ऐसी जगह अलॉट कर दो जहाँ पे हम सब घर बना के रह पाए। तो सरकार क्या करती है ऐसे सिचुएशन में, एक घर ज़मीन अलॉट कर देती है खाली, और इस ज़मीन को जनरली सस्ते पे दे देती है ये। तो ये ज़मीन जो है ये अलॉट जब करती है तो इस जगह का सरकार अपना नाम दे देती है, अपने हिसाब से नाम दे दिया जाता है वहाँ का। जैसे मान लिया जाए कोई फ्लैट है, जैसे यहाँ आसपास देखोगे सिद्धार्था अपार्टमेंट दे दिया नाम, जैसे आपने जनता फ्लैट दे दिया, या फिर आपने सुना होगा इंजीनियर इनक्लेव हो गया। तो कुछ ऐसा नाम दे देती है जिसके जैसे उस एरिया का नाम से वो जाना जाए, या जिस कम्युनिटी के लोग हैं उस कम्युनिटी के नाम पे उसको क्या करती है, दे देती है। तो सरकार ने बोला कि ये घर देखो, मैं जो ज़मीन दे रहा हूँ इनमें से मैं हर किसी को तो नहीं दे रहा हूँ, मैं एक नाम दे रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए जनता फ्लैट, जनता फ्लैट भाई मैं जो आपको दे रहा हूं वो क्या है, हमारा जनता फ्लैट है, ठीक है। अब जो जनता फ्लैट है, इस जनता, ये प्रॉपर्टी जो है जनता फ्लैट के नाम पे है। अब इसने सभी ने पैसे मिला के यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 बिल्डिंग बना दिए 10-10 मंजिल के, और 4-5 बिल्डिंग में अब हर लोगों को क्या करा कि भाई तुम सबके मकान हैं, और जिस जिस हिसाब से पैसे लगे, जिस जिस हिसाब से डेकोरेशन कराएं, तुम्हें नंबर दे देते हैं। अब हर फ्लैट का ना एक टोकन नंबर हो जाएगा, और वो पर्ची निकाल देंगे भाई, जिसके हिस्से में आ जाए। 50 पर्ची डाली, हर कोई निकाल के जाएगा। किसी का आएगा 5वां फ्लोर, किसी का आएगा 4था फ्लोर, किसी का आएगा 3रा फ्लोर, किसी का आएगा ग्राउंड फ्लोर। उस हिसाब से इनके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने बोला कि ठीक है भाई हमें मिल गया और ये हमारे हिस्से की है। अब भाई यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति यहाँ नहीं रह रहा है, इसने इस घर को किस पे लगा दिया, रेंट पे लगा दिया अपने, जो भी मिला था। अब सरकार ने बोला भाई तेरे रेंट पे लगा रखा है, तुझे हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना पड़ेगा। इसने कहा सर हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स तो मैं तब दूंगा ना जब मेरे नाम पे मकान हो, मकान तो मेरे नाम पे है ही नहीं, मकान का मालिक कौन है? सर ये तो फ्लैट है, मकान तो जनता फ्लैट के नाम पे है, तो मैं तो मकान का रियल ऑनर हूँ ही नहीं। तब जाके गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि भाई तुम मकान मालिक नहीं हो, लेकिन 27 के अंदर एक सेक्शन अभी लेके आते हैं और मकान मालिक बना देते हैं तुम्हें, कि अगर आप मेंबर भी हुए किसी का कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का, तो भी आप डीम्ड ऑनर माने जाओगे, और रेंट पे आपको ही टैक्स देना है, और आप क्या माने गए, डीम्ड ऑनर। तो देख रहे हो सरकार की कितनी धांधलेबाजी होती है। जब सरकार का कोई भी बस नहीं चलता ना, तो वो कहती है ये लो अब कानून लिया है, अब आ गए आप इसके अंडर में। सेम जैसे कि आपको याद हो जब नोटबंदी था तो ब्लैक मनी के टाइम पे लोगों ने पैसे नहीं निकाले स्टार्टिंग में। पहले क्या था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए ब्लैक मनी मिला, तो मैं तो ब्लैक मनी मानता ही नहीं हूँ, खैर मैंने मेहनत से पैसे कमाए हैं। ब्लैक मनी सिर्फ एक के पास होता है, वो नेताओं के पास, बाकी दूसरे के पास ब्लैक मनी नहीं है। चाहे कोई भी किसी भी तरीके से काम कर रहा हो तो ब्लैक मनी नहीं है। तो 1 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है, तो सरकार का रूल था अगर आपके घर पे पकड़ा गया कोई भी पैसा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 40%। 40% सरकार ले लेगी, और उसके ऊपर कुछ पेनल्टी 50% के आसपास जाएगा। सरकार ने नोटबंदी करा, किसी ने पैसे जमा ही नहीं करा, बोला पकड़ लेगा तो 50% दे देंगे, और अगर मैं सरकार को बता भी दूं तो तब भी 30-40% जाना है मेरे टैक्स। तो मैं अगर डिस्क्लोज कर दूं तब भी 30-40%, क्योंकि अगर मैंने बोला 1 करोड़ की इनकम है तो 30% तुम सीधा सीधा ले ही जाओगे वैसे भी। तो लोगों ने बोला नहीं बताएंगे, तो लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया। फिर उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली। अरुण जेटली ने फिर एक सेक्शन लेके आए उस टाइम पे अनडिस्क्लोज इनकम का, बोला कि भैया जिसके पास भी ब्लैक मनी मिलेगा उसके ऊपर हम 110% का टैक्स लेंगे। कितना टैक्स लेंगे हम? 110%। यानी अगर 1 करोड़ मिला तो हम आपसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेंगे, और अगर आपने नहीं दिया तो सजा अलग से मिलेगी। अब यहाँ पे लोग डर गए,
अब यहाँ पे भी हुआ क्या कि लोगों के पास, जिसके पास पैसे थे और लग रहा था कि वो पकड़े जाएंगे, तो उसने बैंक वगैरह से चेंज कराए, नहीं तो अदरवाइज उसने इधर उधर बांट दिए सबको। भाई तुम ले जाओ, 6 महीने की सैलरी ले जाओ, 10 महीने की सैलरी ले जाओ तुम मेरे पास से पैसे, क्योंकि ये पकड़े गए तो पता चला ये तो गया ही गया और जेब से और देने पड़ेंगे। तो कई बार आपने ऐसी भी न्यूज़ सुनी होगी कि लोगों ने पैसे तो काफ़ी सारे जला दिए, काफ़ी सारे फेंक दिए, इसलिए कि भैया 1 करोड़ रुपए है और मुझे 1 करोड़ 10 लाख देने होंगे, इससे अच्छा फेंक ही दो 1 करोड़ रुपए, 10 लाख भी नहीं बचेंगे तो कम से कम। तो वो चीज़ें सरकार कई बार बीच बीच में ना अपनी मनमानी करती है और टैक्स के ऊपर कानून ली आती है ताकि उसको इस कंडीशन के अंदर लेके आया जा सके, जो कि मेरे समझ से सही नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर से उसको अप्लाई करिए। अब इस बार आपकी गलती है कि आपने कानून उस हिसाब से क्यों नहीं बनाया पहले। आप रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई मत करिए। हाँ, आपकी लूप होल से जो बच गया सो बच गया, सिंपल सी बात है। बाकी नेताओं के पास इतना ब्लैक मनी होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब क्या बताएं, उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। और उनके लिए कोई कानून नहीं, सब कुछ उनके हाथ में रहता है। बाकी हमने अगर आपको मान लेते हैं कोई कोर्स सस्ता दे दिया और मैंने अगर टैक्स नहीं भरा तो मैं चोर हूं उस केस के अंदर, सरकार के नज़रों में मैं गुनहगार हूं, मैंने चोरी किया है, सरकार को टैक्स नहीं दिया है। कोई नेता इतने इतने पैसे लेके आपके सड़कें, आपकी सारी चीज़ें खराब बना दे, आपके एरिया में डेवलपमेंट नहीं करे, तो वो एक तरीके से जनता का रक्षक है और वो सबसे बड़ा भगवान है। उससे बढ़िया इंसान दुनिया में कोई भी नहीं है, जो कि हमारा इंडिया के अंदर कल्चर चल रहा है। तो ये था हमारा मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगले पॉइंट पे देखते हैं, पोजीशन आपका प्रॉपर्टी। कहता है पर्सन इन पोजीशन प्रॉपर्टी, जिसको हम एक, अगर मैं वर्ड करूं, पावर ऑफ अटर्नी, नाम सुना है? पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? जिसके अंदर सब सारे अधिकार मिल जाते हैं। एक तो इसके ऊपर पूरी पिक्चर बन गई है पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर। तो अगर मैं पिक्चर का नाम बताऊं तो एक मूवी है बाजीगर, शाहरुख खान की मूवी है। इसके अंदर अगर स्टोरी में कुछ बताऊं तो ऐसा होता है कि शाहरुख खान जो होता है वो स्टार्टिंग में मतलब कि शाहरुख खान के जो फादर होते हैं, उसका जो दोस्त होता है, वो उसका दोस्त बड़ा ही गद्दार किस्म का इंसान होता है। उसके फादर को जाना होता है इमरजेंसी में कहीं, तो उसका दोस्त बोलता है अरे आप चले जाओगे तो ये सारे फैक्ट्री बंद हो जाएगी, साइन कौन करेगा? तो शाहरुख खान के फादर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मैं तुम्हें 20 दिनों के लिए मालिक बना के जा रहा हूँ और पावर ऑफ अटर्नी 20 दिन तक तुम सारी चीज़ें देख लेना, साइन तुम्हारे वैलिड हो जाएंगे। वो चला गया। जब 20 दिन के बाद शाहरुख खान के फादर आए तो उसने बोला तुम कौन हो? उसने एक और पावर ऑफ अटर्नी बना ली कि भैया 20 दिन के अंदर, उसने कहा जिस पे साइन करोगे उस पे सारा अधिकार होगा। तो उसने बोला इस फैक्ट्री के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार अब मेरा ही है। उसने नया कानून बना लिया। अब भाई शाहरुख खान जब बड़ा होता है, उसको ये बातें पता चलती है, तो शाहरुख खान भी उसके साथ इसी तरीके से फ्रॉड करता है उसका विश्वास जीतने के लिए, और फिर पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम पे करा लेता है और जो उसके फादर का दोस्त था उसको उस फैक्ट्री से बाहर निकाल फेंकता है। पूरी कहानी इस पिक्चर की ये है। तो पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट, आपके नाम पे ओनरशिप नहीं देते, हम आपके नाम पे एक डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि आप इतने दिनों के लिए इसके ऑनर हो। आपको मैंने जस्ट एक स्टैम्प पेपर पे कर दिया ऑनर। देखो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है ना, तो उसके दो तरीके हैं। एक होता है हमारा पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू और दूसरा होता है हमारा जब रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री के अंदर जब भी कराने जाएंगे, सपोज करो मैंने 50 या मैं 1 करोड़ रुपए का कोई मकान अगर मैं लेने जाऊं, तो 1 करोड़ का मकान जब लूंगा तो सरकार को लगभग 5%, 6% रेट होता है, सर्कल रेट होता है। मुझे इस पे 5 लाख रुपए तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं खरीदने जाऊं तो 1 करोड़ का कोई मकान है तो 5 लाख रुपए सीधे सीधे मुझे किसको देना पड़ेगा? सरकार को। तब जाके इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि यार इस चक्कर में ना पड़े तो आप क्या करवा लो, पावर ऑफ अटर्नी बनवा लो। पावर ऑफ अटर्नी बनाओगे तो आपका मात्र 2 से 2,500 रुपए में ये मकान आपके नाम पे हो जाएगा। मकान नाम पे नहीं होगा, आपका अधिकार आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगा उसके ऊपर। तो पावर ऑफ अटर्नी भी एक तरीके से ऑनर का काम करता है, लेकिन इस वाले पॉइंट में रिस्क है। पावर ऑफ अटर्नी को एकदम रियल नहीं माना जाता। बोला जाता है भाई ये क्या हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे ही नहीं ना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसके अधिकार होंगे।
तो ऐसे सिचुएशन में लोग बाग क्या करते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं मकान के। लेकिन अगर किसी के पास पावर ऑफ अटॉर्नी भी है तो वो उसका ऑनर ना होते हुए लॉ कहता है भैया तुम माने जाओगे कौन से, डीम्ड ऑनर, और तुम्हें ही इसके ऊपर टैक्स देना होगा। जैसे सपोज करो कि मेरा एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने एक घर जो है वो मिस्टर बी के नाम पे कर दिया, मिस्टर बी के नाम पे कर दिया, ठीक है ना, मिस्टर बी के भाई एक घर है और ये मिस्टर बी के नाम पे हम कर रहे हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी डाल दिया, कंसिडरेशन कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी डाल दिया उसने, ठीक है ना। और इस केस के अंदर अब जो इससे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होगी, उस केस के अंदर टैक्सेबल इनकम किसकी मानी जानी, रेंट किसके पास आ रहा है, रेंट आ रहा है किसके पास, बी के पास आ रहा है रेंट, क्योंकि वो हो गया। लेकिन लॉ कहता है कि भैया तुमने जो घर ट्रांसफर किया है वो सारी ट्रांसफर की है तो ये आप वापस भी ले सकते हो अगर किसी कंडीशन में हो। यहाँ पे दो चीजें बन सकती है, ध्यान देना। मैंने क्या पता उसके अंदर स्पेसिफिक डेट डाल दिया कि इस डेट के बाद मेरे पास आ जाए वापस, तब तो भैया ये मेरे पास ही वापस आना है उस डेट के बाद, तो इस रेंट के ऊपर टैक्सेबल मैं दूंगा। अगर आपने डेट नहीं डाला, फ्री हैंड छोड़ दिया कि भैया उसके नाम पे हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर बी ही इस रेंट पे टैक्स देगा। डीम्ड ऑनर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। डीम्ड ऑनर वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा, जब ये प्रॉपर्टी इसको वापसी मिल जाएगा। ऐसा कुछ क्लॉज, ऐसा कुछ सिचुएशन डाल दे पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर कि भैया इस प्रॉपर्टी को सिर्फ हम रहने के लिए इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनरशिप इसके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर कौन माना जाएगा, डीम्ड ऑनर मिस्टर ए माना जाएगा, ठीक है ना। अगला कहता है हमारा पर्सन हैविंग राइट टू प्रॉपर्टी इन पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, अगर किसी को आपने किराए पे मकान दे रखा है और 12 साल से कम पे दे रखा है, मान लिया जाए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मान लिया जाए मिस्टर ए है और मिस्टर ए ऑनर है इस घर का और ये घर इसने रेंट पे दे दिया, किसको दे दिया, मिस्टर बी को दे दिया, और इसको रेंट दिया 11 साल 11 महीने के लिए, 11 साल 11 महीने के लिए इसको रेंट पे दे दिया। तो जो अब इससे रेंटल वैल्यू आएगा वो रेंटल वैल्यू पे टैक्स कौन देगा, मिस्टर ए देगा, यही इसके ऊपर टैक्स देने वाला है। लेकिन जैसे ही 12 साल क्रॉस कर जाएगा, 12 साल, तो लॉ ये कहता है कि अगर इस मकान, इनकम टैक्स कहता है, रियल लाइफ में नहीं होता ये, इनकम टैक्स कहता है जैसे ही आप इस घर को 12 साल से ऊपर के लिए किसी को दे दोगे तो इसका रियल ऑनर यही माना जाएगा और इसके ऊपर टैक्स इसी को देना पड़ेगा। यहाँ पे डीम्ड ऑनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे डीम्ड ऑनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। क्या बात समझ में आई आपको? तो ये कुछ 6 पॉइंट थे जहां पे डीम्ड ऑनर बन जाते हैं। सर आफ्टर डाइवोर्स, ठीक है, ये 6 पॉइंट है। अब देखते हैं एक बार फटाफट से क्या क्या देखा हमने। तो अगर मैं बताऊं आपको, सिंपल सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर पहले तो मैंने क्या समझाया कि कुछ कंडीशन है जिसके अंदर आपका ऑनर होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ों पर रेंट होगा, जहां मकान हो, घर हो और उसके मालिक हो। मालिक आप 2 तरीके से हो सकते हैं, एक नॉर्मल ऑनर, एक हो सकता है आपको डीम्ड ऑनर बना दिया जाए, आपके नाम पे कागजात भी ना हो जमीन का, फिर भी आपको बना दिया जाएगा, आप इस मकान के क्या हो, मालिक हो। ऐसे सिचुएशन में पहला क्या है हमारा केस, अगर घर अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करता है और बिना पैसे लिए, तो उस केस में भाई हस्बैंड को ही टैक्स देना पड़ेगा। वाइफ के नाम पे भले ही रेंटल इनकम वो रिसीव कर रही हो, तब भी उसके नाम पे टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दे बिना कंसिडरेशन के, भले ही रेंट का पैसा बच्चा अपना कहीं भी खर्च कर रहा हो, तब भी टैक्स उसके फादर को ही देना पड़ेगा। इंपेरिटिबल स्टेट, इंपेरिटिबल स्टेट के अंदर जो घर बंटवारा नहीं हुआ, आपके नाम पे भले ही वो घर नहीं है, लेकिन अगर आप उस घर के केयर टेकर हैं तो आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद क्या था हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो, आप मालिक तो नहीं हो उस पूरे जमीन के, लेकिन आप मेंबर हो, तब भी आपको डीम्ड ऑनर मान के उसके ऊपर टैक्स ले लिया जाएगा। अगर पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है, इस कंडीशन पे किया जा रहा है कि आपसे वापस ले लिया जाएगा एक टाइम के बाद, तब
तब भी डीम्ड ऑनर जिसने ट्रांसफर किया है वही माना जाएगा, ना कि जिसके नाम पे है। और अगर आपको मकान 12 साल से कम पे आपको दिया गया है लीज पे, लीज मतलब भैया 12 साल के लिए तुम ही रह लो या उससे कम पे, तो मान लिया जाएगा आप ही डीम्ड ऑनर हो, वो ऑनर उसका नहीं माना जाएगा। अगर 12 साल से ऊपर के लिए लीज पे दे दिया तब भैया वो रेंट का सिचुएशन कुछ थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये हमने अभी ऑनर देखा है। ऑनर के बाद हमारे कंडीशन की बात करें तो कितने कंडीशन है साहब इसके अंदर? हमारे कंडीशन अगर हम देखते हैं तो कंडीशन 3 है। 3 में से पहले कंडीशन को हम समझ गए कि ऑनर कौन होता है। इसके बाद हमें समझना होगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं, कि बिल्डिंग, जो कि थोड़ी सी पॉइंट है, बिल्डिंग अपार्टमेंट लैंड क्या होता है, और तीसरा पॉइंट हम अगली क्लास के अंदर समझेंगे। ठीक है, फ्राइडे वाली क्लास के अंदर हम क्या लेने वाले हैं सर? सैलरी क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो भी 10 ईयर के हैं वो करेंगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर चलेगा। सर ये चैप्टर थियोरेटिकल है या प्रैक्टिकल? तो ये चैप्टर हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सवाल कराए जाएंगे और न्यूमेरिकल सवाल भी आएगा। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल सवाल इसके नहीं कर पाएंगे, उससे अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दे। इसके अंदर मच एंड मोर, बहुत सारे सेक्शन, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं है। 2 से 3 न्यूमेरिकल क्लास के अंदर ये चैप्टर एंड हो जाता है हमारा। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा चैप्टर ये नहीं है। यहाँ तक हर बच्चों को क्लियर है? यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है? अभी हमने सीखा कि ऑनर किसको माने, और अगर आपको डीम्ड ऑनर भी मान लिया जाए तो आप ही को रेंटल इनकम पे टैक्स देना होगा। क्लियर यहाँ तक?